नमस्कार। पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग, जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम लोग चर्चा करेंगे कि खाद और कर्जे में किसान को किस तरीके से सरकार ने ऐसा फंसा दिया है कि किसान कर्जदार भी है, उसको खाद भी नहीं मिलती है, टाइम पे उसको यूरिया नहीं मिलती है, वो फसल की बिजाई नहीं कर पाता है और खाद और बीज के लिए हो रही है कमीशन खोरी। प्रशासन नदारद है। प्रशासन से पे जब कंप्लेंट लेके छोटा किसान उनके पास जाता है तो किस तरीके से उनको एड्रेस नहीं किया जाता। डीएपी की जगह यूरिया दी जा रही है, जबकि अभी रबी की बुआई के लिए खेत तैयार करने को डीएपी चाहिए। बफर स्टॉक से समितियों को खाद नहीं पहुंचाई जा रही। सरकार जो खाद दे रही है वो गोदाम या बफर स्टॉक में पड़ी है। किसान जहां जमींदारों पर खाद के लिए कमीशन खोरी का आरोप लगा रहा है, तो वहीं अफसरों को कहना है कि किसान भविष्य के लिए जमाखोरी कर रहे हैं। जो भी हो, खाद का खेल निराला है। किसानों को खाद ना मिले, इसके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। एनपीके का इस्तेमाल गेहूं, जौ और सरसों के लिए उचित है, जबकि सरकार डीएपी के सापेक्ष सिंगल फास्फेट और यूरिया मिलाकर दलहनी और तिलहनी फसल बोने की बात कर रही है, जो ठीक नहीं है। डीएपी खाद की कमी का सरकारी इलाज है कि कट्टों में खाद ही कम कर दो, किसान से पैसे पूरे ले लो और कट्टों में खाद कम कर दो। यही क्या किसान का इलाज है? इस पर चर्चा करने के लिए आज प्रकाश पोरे जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाश पोरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं चर्चा शुरू करूं इससे पहले डीएपी की बोरियों में किस तरीके से खाद की चोरी की जा रही है वो आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए इसको। गांव में जिला सिरसा यहाँ पर बनाई जा रही है और जो डीएपी खाद जो आज गांव में बांटी गई थी, जो सोसाइटी के अंदर कोऑपरेटिव सोसाइटी गुड़िया खेड़ा में आज 250 कट्टे आए थे खाद डीएपी के, और उन 250 कट्टों में लगभग 200 कट्टे जो थे उनका वजन 46 किलो पाया गया है। तो अभी किसान साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए और जो पैक्स के जो डायरेक्टर हैं जमाल पैक्स के, वो भी हमारे साथ हैं, गांव के सरपंच भी हमारे साथ हैं और हम एक एक कट्टे का भी आपको वेट करके दिखाएंगे। तो अभी मैंने ये जो वेट वाली मशीन है इसको मैंने 0 पे किया हुआ है और ये कट्टे जो लाए हुए हैं किसी भी तरह से खोला नहीं गया। जिस तरीके से उन्होंने हमें दिए थे सिर्फ उसी हालात में हम इनका वेट करने वाले हैं। इन पे पूरी डिटेल दी गई है और ये हर कोई किसान ये कह रहा है कि मेरे को जो कट्टा मिला है डीएपी खाद का उसका वेट पूरा 50 केजी नहीं है। तो अभी एक एक करके हम आपके सामने इस वीडियो में हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम ये सारे किसान भाई इस गांव के मिलकर के ये आवाज उठा रहे हैं कि जो खाद यहाँ पर आई है उनका वेट पूरा नहीं है। तो अभी एक एक कट्टा आपके सामने तोल करके दिखा रहे हैं। इस कट्टे का जो वेट आया है वो 46 किलो 500 ग्राम आया है। अभी हम इसको साइड में कर देते हैं। दूसरा कट्टा उठाइए। ये दूसरा कट्टा हमने इसके ऊपर रखा है जिसका पूरा वेट है। इस कट्टे का वेट पूरा है 50 केजी। ये तीसरा कट्टा हमने यहाँ पर जो मिले थे इसमें इसका वेट भी 46 किलो 400 ग्राम है और ये भी यहाँ पर इसका वेट जो 50 नहीं है। जैसे कि आपने देखा प्रकाश जी, किसी कट्टे का जो वजन है वो 50 किलो है। क्रिप्को द्वारा ये भारत सरकार द्वारा संचालित पॉइंट ऑफ सेल से ही ये डीएपी और खाद दी जाती है। क्या कहना है आपका? क्या सरकार ही जमाखोरी और चोरी कर रही है? अभी हाथ कंगन को आरसी की क्या जरूरत है? ये तो क्लियर कट दिख रहा ना, बता रहा है और ये तो बिल्कुल हकीकत है, हमेशा की बात है। ये कि इसके साथ में थोड़ी हुआ है। ये क्रिप्को कंपनी, ये आफ्टर ऑल ये गवर्नमेंट की कंपनी है, सब्सिडरी है। और यूरिया की बात देखो ना, इन्होंने तो क्या कर दिया, यूरिया के बोले कि हमने दाम कम कर दिया। कम क्या कर दिया? अरे वजन ही कम कर दिया तुमने। 40-45 किलो यूरिया की बैग ही ऑफिशियली 45 किलो की कर दिया। किसानों को पता नहीं है, इतना कोई देखता नहीं है, जाके ये पढ़ दिया। वो तो बेचारा देखता है कि भाई मुझे बोरी कितनी की मिल रही है। ये सारे विषय है। और ये अभी इन्होंने 10 बोरे गिने हैं और 10 बोरे के अंदर अगर हर एक बोरे में अगर वजन कम ज्यादा है
अगर कोई व्यापारी या कोई फैक्ट्री वाला वजन कम ज्यादा 5-10 ग्राम भी कभी हो गया कम, तो आपको मालूम है किस तरीके से ये जो वेट एंड मेजर वाले या फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट वाले किस तरीके से वो फैक्ट्री वाले से या व्यापारी से लाखों रुपए छीन लेंगे, हजारों रुपए छीन लेंगे पेनल्टी के नाम पे, या डर बता देंगे। तो अभी ये आपको बोलना क्रिप्टो के ऊपर कार्रवाई करो ना, ये क्यों नहीं करते हो? देखिए क्या है, मोटे तौर से ये सारा विषय जो है ये सारा किसानों को बहलाने वाले विषय है सारे। एक तो खाद अवेलेबल नहीं है, जब अभी आप तो अभी ये तो रबी की बात कर रहे हो, मैं खरीफ की बात करता हूँ ना। जब हमारे पास में जब खरीफ का सीजन था, यानी जो रेनी सीजन का ये समय था, उस समय पे तो हमारे खाद था ही नहीं अवेलेबल। यूरिया वगैरह जो है जो इनिशियल में लगता है उस समय पे यूरिया अवेलेबल ही नहीं था। और वो भी कितने नौटंकी उसके अंदर करी है। जब मोदी सरकार आई थी उन्होंने बोला था कि ये जो यूरिया है बड़ा चक्कर चलता है, ये यूरिया वापिस जाता है, इसका वापिस से पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनते हैं। हमने क्या कर दिया, नीम कोटेड यूरिया कर दिया। देखो भाइयों, तो ये नीम कोटेड का एक चक्कर चलाया, अभी इसके अंदर इन्होंने ये नैनो यूरिया ला लिया। तो ये सारे जो चक्कर है ये किसानों के साथ में इसीलिए होते हैं कि बजट बड़ा है। देखिए फर्टिलाइजर के ऊपर जो खर्चा कर रही है गवर्नमेंट, मूल रूप से करीब करीब 2-2.25 लाख करोड़ रुपए का सालाना का इनका बजट है। और ये लगातार कृषि के ऊपर का मूल बजट कम होते जा रहा है। एक बात ध्यान में रखिए, पहले हमारे यहाँ पे कृषि के ऊपर करीब करीब 30% बजट में का खर्चा होता था, अभी वो कम करते करते 5% तक के ये लोग आ गए हैं कृषि के बजट के अंदर। तो लेकिन वो 5% में भी, क्योंकि जो बाकी सब्सिडीज वगैरह किसानों को दी जाती थी, जैसे मशीनरी के ऊपर है, ट्रैक्टर के ऊपर है, बाकी अदर डेवलपमेंट के ऊपर है, वो सारी कम करते गए, वो तो है ही नहीं अवेलेबल। अभी मैं मेरा बताता हूँ, मेरे बहू ने अभी 2 स्प्रिंकलर के सेट खरीदे। स्प्रिंकलर के अगर सेट खरीदनी है तो उसके ऊपर 50% सब्सिडी है, समझ लो। तो वो एक गवर्नमेंट की साइट है, उसके ऊपर जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उनको बताना है कि भाई हमको 2 चाहिए, वो आपको बोलते थे कि ओके गो अहेड। तो गो अहेड बात होने के बाद में उन्होंने ये 2 स्प्रिंकलर के सेट खरीद लिए। अच्छा, पहले क्या था आत्मजीत कि किसान जो डीलर रहता था, दुकानदार रहता था ना, वो समझ लो 50% है तो उसकी जो कीमत है समझ लो 30,000 रुपए का एक सेट है, तो उसको सिर्फ 15,000 रुपए देना पड़ता था। बेचारा बाकी के 15,000 रुपए वो कंपनी से या गवर्नमेंट के एजेंसी से ले लेता था। वो अभी वैसा नहीं। अभी जैसे डीबीटी आई है तो वो क्या बोलते हैं मालूम है क्या कि नहीं, अभी डीबीटी आएगी तो बोलते किसान के खाते में डायरेक्ट भरेंगे। तो वो कुछ दिन प्रयोग हुआ, अब उसके अंदर ये ऐसी हुई कि किसान को खाते में डायरेक्ट पैसे चले गए डीबीटी में। तो जो डीलर था बेचारा वो तो रोते रहा, वो बोलते अरे भैया ये पैसे मेरे थे, तुमने तुम्हारे खाते में आ गए, लेकिन मेरे को वापिस तो करो। आखिरी अभी ऐसा हो गया बाजार के अंदर कि पूरा का पूरा जैसे 30,000 का या 40,000 का स्प्रिंकलर का सेट है, तो पूरे 40,000 से हमको खरीदना है उससे कंप्लीटली। उसके बाद में वो ये लोड करो, बिल लोड करो, ये हो। तो ये सारा चक्कर चलने के बाद में भी आज करीब करीब 6 महीने हो गए हैं, वो स्प्रिंकलर की जो सब्सिडी है 50% के मेरे बहू को नहीं मिली है अभी तक। वो चिल्ला रही थी। तो बातें ऐसी है कि ये सारी की सारी हमारे तरफ बोलते कि बोला चीज कड़ी बोला साथ बात, यानी सारी बस कहने की बातें है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये जो सारा का सारा चक्कर चल रहा है, ये पर्टिकुलरली ये सब्सिडी कम करते जा रहे हैं, या जो कृषि का जो बजट है वो लगातार कम होते जा रहा है, लेकिन फर्टिलाइजर के ऊपर का थोड़ा बहुत बढ़ाते जा रहे हैं। ये क्यों बढ़ा रहे हैं? तो इसका सिंपल ऐसा है कि वो बल्क में कंपनियों के थ्रू खरीदती है, सब्सिडी किसानों को नहीं है। एक बात समझिए, सब्सिडाइज रेट में किसानों को भला ही फर्टिलाइजर दिया जाता है। जैसे ऐसा समझ लो यूरिया 50,000 रुपए टन से इन्होंने खरीदा, 50,000 रुपए टन से खरीदे हुआ यूरिया ये किसानों को दे रहे हैं 6,000 रुपए टन से, क्विंटल से, 6,000 रुपए क्विंटल से। यानी कितना हो गया इसके अंदर समझ लो, ये हो गया, कहने का मतलब 6,000 रुपए टन से दे रहे वो, तो क्विंटल हो गया 600 रुपया, 600 रुपए क्विंटल। बोरा हो गया 50 किलो का, वो हो गया 300 रुपए का। मैं एक मोटा मोटा हिसाब बता रहा हूँ, डोंट गो इन डिटेल्स। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि अभी ये 6,000 रुपए टन से अगर किसान को दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने ये 46,000 रुपीज सब्सिडी दे दिया, लेकिन ये 46 यानी कंपनी से जो इन्होंने 50,000 रुपए में खरीदा ना, पैसा तो कंपनी को गया, किसान को क्या मिला? तुम कम दाम में ये दे रहे हो, यहां तक कि ठीक है, लेकिन किसान को उसका कोई फायदा नहीं है। मेरा ये बोलना है कि व्हाई यू आर गोइंग वन साइडेड परमानेंटली।
ये किस फर्टिलाइजर की सब्सिडी जो है ये कितने कब से चल रही है आत्मा जी? ये चल रही है 65-70 से चल रही है, 1965-70, यानी आज के घड़ी में ऐसा समझिए कि करीब करीब 50 से 55 साल हो गए ये वन साइड टाइप ये चल रहा है। और ये इतना सारा वन साइडेड, मेरा बोला कि इस चीज को चेंज करो ना। ये जितना पैसा आप पर हेक्टर खर्चा कर रहे हो किसान को दे दो, किसान देखते बैठेगा। मैं तो सिंपल वे में बोलता हूं कि अगर समझ लो मैंने मेरे खेत का, मेरे गांव के पास का खेत है, मैं मेरे खेत के ऊपर बोर्ड लगा दूंगा कि भाई हमारे यहाँ पे सुबह जो प्रातः विधि होती है उसकी हमने व्यवस्था कर दी है खेत के अंदर। हम छोटे छोटे वहां पे ये लगा देंगे, क्या बोलते हैं उसको, एक शेल्टर्स लगा देंगे छोटे छोटे, जाके लोगों ने, और वो खड्डे कर देंगे थोड़े थोड़े, लोग जाएंगे अपनी जो प्रातः विधि करनी है वो करेंगे। हम बोलेंगे कि हमारे यहाँ पे हाथ धोने के लिए बेसिन लगी हुई है, साबुन लगे हुआ है, लोग आके पूरा गाँव आके मेरे खेती में करेगा। तो मेरे यहाँ तो फोकट में खाद मिलेगा भैया, मैं मेरा दिमाग लगाऊंगा ना। ये बोलते यूरिया, तो मैं हमेशा मैं क्या करूंगा, मैं जाके यूरिया जो लोगों की यूरिनल्स होती है वहां से यूरिनल्स से यूरिन उठाऊंगा, उसके ऊपर जो कुछ प्रोसेस करना है, जो उसको जैसे या गाय का जो मूत्र होता है या बैलों का जो मूत्र होता है उसके ऊपर से मैं ट्रीटमेंट करा के मैं मेरे यहाँ पे उससे बहुत अच्छी खाद बनती है, वो लिक्विड फर्टिलाइजर जिसको बोलेंगे वो होता है, वो करूंगा ना मैं। मेरा आई विल यूज माई ब्रेन। अगर गवर्नमेंट ने ये मुझे इतना पैसा पर हेक्टर, आज के घड़ी में करीब करीब 25,000 रुपए पर हेक्टर का खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का, वो दे रही है सरकार कंपनियों को, लेकिन उसके पीछे 20% पैसे खाने को मिलते हैं। 2 लाख 2.25 लाख करोड़ के ऊपर 20% अगर पैसे खा लिए, आत्मजित रकम होती है करीब करीब 40,000 से 50,000 करोड़ रुपया। तो ये किसान को अगर वो पैसे दे दे तो किसान से क्या खाएंगे, वो तो डीबीटी में डायरेक्ट उसके खाते में आएगा। तो इसीलिए इनको किसान का भला करना नहीं है, खुद का भला करना है, ये एक विषय है। दूसरी बात में ये ऐसा है कि जो खाद के पर विषय निकला, जैसे अभी आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डीएपी अभी, क्योंकि अभी रबी का सीजन है, आपको यूरिया नहीं चाहिए। अभी यूरिया कब लगता है, यूरिया लगता है खरीफ के सीजन में, वो आप अभी यूरिया, तो अभी ऐसा है कि अगर यूरिया मैं मेरे खेत में डालू तो क्या होगा, मेरी वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा बढ़ जाएगी, यानी जो मेरा गेहूं है ज्यादा लंबा हो जाएगा जो ये है, और वो लंबा होने से उसकी जो एनर्जी है वो इसमें जाएंगी, यानी ग्रोथ में जाएंगी, फ्रूटिंग में नहीं जाएंगी। एक बात समझिए, ये मोटे मोटे हिसाब से समझा रहा हूं, बाकी उसके बहुत पहलू है। तो मुझे प्लांट बड़ा थोड़ी चाहिए, मुझे तो उसका भुट्टा बड़ा चाहिए भैया, या उसके अंदर के जो दाने लगने हैं, गेहूं को जो ये लगनी है, ओम्बी लगनी है, वो मुझे बड़ी चाहिए। उसको गेहूं ज्यादा चाहिए मुझे, तो सीड ज्यादा चाहिए मुझे, वो नहीं लगेगा। यूरिया मैं डालूंगा इस समय पे तो मेरा तो गेहूं ऊंचा बहुत हो जाएगा, ऊंचा होने के कारण दूसरा क्या हो जाएगा, तो वो उसको हरा बहुत हो जाएगा, हरा होने से उसके ऊपर कीट आ जाएंगे, तो कीट आने से मुझे उसके ऊपर वापस से कीटनाशक भी छिड़काव करनी पड़ेगी। तो ये सारा क्यों होता है, क्योंकि एयर कंडीशन केबिनों के अंदर बैठ के मंत्री और उसके बाद में अधिकारी ये लोग चलाते हैं। इन्होंने बाप जलम में कभी खेती देखी नहीं है। इनको जो मूंगफली है वो जमीन के नीचे लगती है कि झाड़ के ऊपर लगती है, कपास झाड़ के ऊपर निकल लगती है कि झाड़ के नीचे लगती है, ये जिनको पता नहीं है ना। ये लोग इस तरीके से अगर इनको बोले ना प्याज, तो मालूम नहीं इनको कि प्याज जो है ये भूमि के नीचे का ये है। लेकिन अभी परिस्थिति ऐसी है कि अब इन्हीं के हाथ में सारी सत्ता और एडमिनिस्ट्रेशन चले गया है, और ऐसे बेवकूफ लोग जो है वो इसी तरीके से प्लानिंग करने वाले हैं, और उसके अंदर वो प्लानिंग करते वक्त उनका जो फोकस है वो हमको कितना कमीशन मिलता है वो है, किसान का क्या भला होगा वो नहीं है। किसान का अगर इनको भला करने का रहता था ना तो ये 25,000 रुपए पर हेक्टर एक किसान को डायरेक्ट देते थे, उसको बोलते थे कि तू तेरा दिमाग लगा, और उसके बाद में उसके उपज को सही दाम देते थे। आज के घड़ी में क्या हो गया है, बाजार में सोना और पीतल एक भाव में बिक रहा है। मैं मेरा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन करता हूं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का भी प्राइस बाजार में वही है जो केमिकल प्रोडक्ट का है, जो रासायनिक प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट आ रहा है ना उसका भी वही दाम है। तो मैं क्यों उगाऊंगा यार मेरे खेत के अंदर, मैं आपको सोना दे रहा हूं और आप मुझे पीतल का भाव दे रहे हो। तो ये सारी की सारी जो बातें है ना, देखो जैविक खेती को सरकार बोलती है कि हम इसको आपको ये क्या बोलते हैं, आपको हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, हम आपको प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन ये सारी खोखली बातें हैं। एक बात पहले समझो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की पैदाइश कब से हुई, वो हुई है 1970-75 के दरमियान,
जब से ये एग्रीकल्चर कॉलेजेस आ गए तब से, उसके बाद में ये है, नहीं तो उसके पहले हमारे यहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट नाम का कोई डिपार्टमेंट नहीं था, ये एग्रीकल्चर ऑफिसर नहीं थे। ये जाके जो खेती किसानों को समझाते हैं ना कि खेती को ऐसा करो वैसा करो, अरे किसान की 10-10 पीढ़ियां 100 निकल गई, उनकी तो इतनी नस्लें निकल गई जो खेती करते करते होशियार हो गए। जैसे एक आधा आदमी, देखिए आपको स्विमिंग सीखना है तो स्विमिंग सीखने के लिए मैं आपको कांच के टेबल के ऊपर सुला दूं और बढ़िया इंटरनेशनल कोच लाऊं और उसके बाद में वो बताएगा कि देखो भाई स्विमिंग करना है तो ऐसा हाथ मारना है, ऐसा हाथ मारना है, लात से पानी को पीछे ढकेलना है। तो ऐसे उसको साल भर भी मैंने स्विमिंग सिखाया और उसके बाद में उस आदमी को अगर मैंने पानी में डाल दिया ना तो वो डूबने वाला है। किसान जो है ये खुद खेती प्रैक्टिकली करता है, उसको समझता है कि किस तरह, वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। वो साइंटिस्ट की अकल है, वो बोलते कि तेरी अकल डाल चूल्हे में, हम जैसा बोलते वैसा कर, क्योंकि इनको उनका प्रोडक्ट बेचना है। तो ये सारा का सारा चक्कर जो है ना, वो यानी किसान पे ट्रस्ट कम, अधिकारियों पे ट्रस्ट ज्यादा, ये और उसके बाद में सब तरफ कमीशन खोरी करनी है क्योंकि ये चीजें खरीदनी है। इसके पहले तो कोई किसान कोई बाहर से चीज खरीदता नहीं था, ना फर्टिलाइजर खरीदता था, ना सीड खरीदता था, तो नेचुरली उसको कोई बाजार में जाने की जरूरत नहीं थी, तो डिपार्टमेंट ही नहीं था भैया। ये 75 के पहले देयर वाज नो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आने के बाद में क्या हो गया कि अगर आपके फर्टिलाइजर को सब्सिडी देनी है तो कमीशन खाना है, अगर आपने कोई इंसेक्टिसाइड लाया उसको लाइसेंस देना है या उसको मान्यता देना है, पैसे खाना है, सीड का अगर सेल करना है तो उसको मान्यता देना है, अप्रूवल करना है तो पैसे खाना है। तो ये अगर जैविक खेती अगर आ गई तो ये पूरा डिपार्टमेंट मैनेज हो जाएगा ना। इनका काम क्या है? इनका कोई काम नहीं है। और ये बात भी पहले समझिए, एनपीके जो है ये एनपीके ये मूल रूप है खेती का। तो ये एनपीके 70 के पहले नहीं था क्या? किसान के पास में एनपीके था लेकिन वो नेचुरली था, उसको अकल थी किस तरीके से करना है, गोबर से कैसा बनाना है, क्या करना है। लेकिन अभी सरकार उनको भलाई वो एनपीके के टर्म नहीं मालूम होगी, नाइट्रोजन फास्फोरस ये नहीं मालूम था उसको कि एनपीके का मतलब क्या है। लेकिन उसको खाद कैसा जमीन को देना वैसा मालूम है। यानी जैसे आज खाना आपको अब खाना खाना है तो आप तो बराबर अपना पेड़, तो उसी तरीके से जमीन का खाना है ये, तो जमीन को खाना बराबर देता था किसान। लेकिन ये जब से ये आ गया ना, ये डिपार्टमेंट आ गया, तब से ये सारा, पहले तो ये डिपार्टमेंट खत्म कर दो, ये डिपार्टमेंट की कोई जरूरत नहीं, इसके ऊपर जितना पैसा खर्चा हो रहा है उसके बाद में जो आप सब्सिडी के ऊपर फॉरेन कंपनी उसको दे रहा है ये सारा बंद कर दो। इसके कारण लोग बीमार गिर रहे हैं, पैसा खर्चा हो रहा है, उपज खराब हो रही है, उसके बाद में लोगों की हेल्थ खराब होते जा रही है। तो ये सारा का सारा अलग तरीके से सोचने की जरूरत है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये सारी चीजें सोचने वाली हैं। और दूसरी बात, जहां जहां डबल इंजन की सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में कानपुर और बुंदेलखंड के किसान परेशान हैं क्योंकि उन्हें खाद नहीं मिल रही है। आलू, चना और मसूर के खेत तैयार करने के लिए सहकारी समितियों पर डीएपी नहीं है। घंटों लाइन में खड़े किसान खाली हाथ मायूस लौट रहे हैं, उनके सब्र का बांध टूट रहा है। जगह जगह किसान हंगामा कर रहा है और उस पर लाठियां भी बरसाई जा रही हैं। मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का दावा है, राज्य सरकार का दावा है कि पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है, किसानों को खाद के लिए किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। रबी मौसम 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक होता है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में। पर अगर मध्य प्रदेश के किसानों से बात करें तो वहां भी मामला कुल मिलाकर जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की दशा है वही दशा मध्य प्रदेश की है। तो कहने का मतलब है कि हमारी सरकार 1965 से फर्टिलाइजर्स इंपोर्ट कर रही है। बजट में दिखाया जाता है 1,80,000 करोड़ रुपए खाद्य सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजट में आवंटन कराए। 10,000 हेक्टेयर में जो नैनो यूरिया है और खाद है और डीएपी है वो बराबर तौर से मिल रही है। किसानों का ये कहना है कि नैनो यूरिया बिल्कुल बेकार है, उससे जो है कीड़े और नाशक जो है कीटनाशक काम नहीं करते हैं, उनको दानेदार खाद ही चाहिए। तो किसान को वही मिलना चाहिए जो उसको चाहिए। सरकार अपनी तरफ से नैनो यूरिया या नीम कोटेड यूरिया का मार्केटिंग क्यों कर रही है? सरकार का काम मार्केटिंग करना नहीं है, सरकार का काम लोगों को सहूलियत देना है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए प्रकाश पोरे जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।